नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। 36 सालों के बाद अर्जेंटीना ने दोबारा से फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। मैच इतना रोमांचक था कि इसे देख के लगता था कि ये मैच लगता है खत्म ही नहीं होगा, लेकिन पेनाल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये मैच जीत लिया। देखिए, कोई भी सफल आयोजन होता है उसके पीछे उसका एक लंबा इतिहास होता है। और जब फीफा जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड कप की बात हो, अगर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो फीफा में बहुत कुछ है जो हो चुका है, बहुत कुछ है जो जानने को है। बहुत लंबी एक कोशिश और बहुत लंबी तैयारियों के बाद कतर ने ये मेजबानी सफलतापूर्वक की है। कतर का ये आयोजन जो कतर में हुआ, फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो ये एक सफल आयोजन रहा। कतर के द्वारा ऐसी बातें बताई गई, पूरी दुनिया ने भी देखा कि आयोजन लगभग लगभग सफल रहा, क्योंकि कोई भी बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा जैसी चीज वहां पर नहीं हुई। छोटी मोटी घटनाएं हुई, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा इवेंट, कुछ भी उस तरीके का निगेटिव इवेंट निकल करके वहां पर से नहीं आया। लेकिन कतर ने ये मेजबानी हासिल कैसे की, क्या कुछ रहा, क्या डेवलपमेंट्स हुए और कितना खर्च हुआ, हमारे ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट रहा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2 दिसंबर 2010 को क्या होता है कि फीफा के हेडक्वार्टर में 2 दिसंबर 2010 को फीफा को हेडक्वार्टर से क्या होता है कि 2018 और 2022 में ये मेजबानी यानी कि होस्टिंग कौन करेगा फीफा वर्ल्ड कप की, उसके बारे में जानकारी निकल के आती है। और दो नाम निकल के आते हैं कि 2018 में मेजबानी रूस करेगा और 2022 में मेजबानी कतर करेगा। रूस का जो नाम है वो तो हालांकि चर्चित नाम पहले से ही था, लेकिन जो नाम कतर का निकल के आता है ना, उसके लिए बहुत सी बातें इधर से उधर से निकल के आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि कतर एक छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा देश है, और उसने अमेरिका को हरा करके ये मेजबानी हासिल की थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सभी को हराने के बाद वो कतर ने मेजबानी 2022 फीफा वर्ल्ड कप की हासिल की थी। इसमें 8 वोट अमेरिका को मिले थे फाइनल राउंड में और 14 वोट कतर को मिले थे। कतर की को जब ये मेजबानी मिल जाती है, उसके बाद ये कई सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार क्या कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाएगा, क्योंकि मात्र 29 लाख आबादी है उस देश की, कतर की। अगर अभी फिलहाल की हम बात करें तो करेंटली थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन 29-30 लाख की लगभग आबादी है। और साथ ही साथ फुटबॉल टीम ने, कतर की फुटबॉल टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं किया। तो एक ऐसा देश जिसकी मात्र आबादी 30 लाख है और एक छोटा सा देश जिसने कभी फुटबॉल के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं किया, टीम ने क्वालिफाई ही नहीं किया, जिसको अभी तक का कोई भी अनुभव नहीं रहा है फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन का या फिर इस तरह के इवेंट्स को आयोजित करने का, तो क्या वो सफलतापूर्वक आयोजन कर पाएगा? इस चीज को लेकर के बहुत से सवाल उठाए गए थे। कहानी आगे बढ़ती है। 5 मई 2011 को फीफा के जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से एक ईमेल लीक हो जाता है। देखिए, बड़े बड़े ऑफिसेस में वैसे तो जानकारियां लीक नहीं होती हैं, लेकिन जब कोई भी जानकारी लीक होती है तो वो बड़े बड़े भूचाल लाने के लिए काफी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ। 5 मई 2011 को एक ईमेल लीक हुआ जिसमें यह दावा किया गया था कि कतर ने इस वर्ल्ड कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी लेने के लिए बहुत से पैसे अधिकारियों को खिलाए हैं, यानी कि ये करप्शन का मामला था। फिर इस करप्शन के आरोप में फीफा के वाइस प्रेसिडेंट जो कि जैक वार्नर हुआ करते थे उस समय पे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और फीफा के जो प्रेसिडेंट थे सेप ब्लेटर ने इसके बारे में जांच करनी शुरू की। और जांच करने के लिए जब जांच का उन्होंने रिजल्ट निकाला तो ये बताया कि ये पूरी की पूरी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, यानी कि इस तरह के कोई भी करप्शन नहीं हुआ है। लेकिन जून 2015 में अमेरिका के जो जस्टिस हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्या किया, 7 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। उन 7 अधिकारियों की गिरफ्तारी पे आरोप क्या था? भाई, आप किसी को भी अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ तो आरोप लगाया होगा। फिर से वही मामला निकल के आता है कि 1200 करोड़ रुपए का घूस देने का मामला था, कि जो पूरा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसकी मेजबानी कतर को दी जा चुकी है, उसके लिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं घूस लिया था। स्विट्जरलैंड में जांच शुरू होती है और उस वक्त भी फीफा के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? सेप ब्लेटर का नाम फिर से दायरे में आता है।
और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर बाद में वो इस्तीफा दे देते हैं। उनको बाद में 2027 तक के लिए फीफा से प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है कि 2027 तक वो फीफा में किसी भी तरीके के पद पे नहीं रह पाएंगे। हालांकि इस सब के बावजूद फीफा की होस्टिंग राइट्स वापस लेने का कोई भी संकेत नहीं मिलता है और 2018 में रूस बकायदा फीफा का सफल आयोजन करता है और अभी भी मेजबानी कतर के पास ही है, यानी कि उसे वापस कतर से नहीं लिया जाता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत जैसे देश या फिर कोई अदर कंट्रीज इस फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं, क्यों फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित अपने कंट्री में नहीं करते हैं। क्योंकि उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, सभी को मेजबानी इसकी नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके जो क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल नहीं करते हैं, बहुत सी कंट्रीज उनको फुलफिल नहीं करते हैं। उसके कुछ हम पैरामीटर्स की अगर बात करें तो आपके यहाँ पर 12 फुटबॉल स्टेडियम ऐसे होने चाहिए जिनमें 40 से 80 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता हो। ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे छोटे छोटे स्टेडियम्स हैं, 40 से 80 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले स्टेडियम्स फुटबॉल के बहुत ही कम हैं। साथ ही साथ जो टीम्स होंगी और जो रेफरीज होंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए 50 ट्रेनिंग ग्राउंड और 72 बेस कैंप होटल्स और 240 से ज्यादा होटल रूम्स होने चाहिए। जिस भी शहर में मैच हो रहा है उस मैच शहर में दर्शक जो भी बाहर से आएंगे, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में बहुत बड़े मात्रा में दर्शक आते हैं, जिस भी कंट्री में हो रहा होता है तो विदेश से बहुत से ज्यादा लोग आते हैं देखने के लिए। तो 1760 से 8080 होटल रूम खाली होने चाहिए उस शहर में, जिस भी शहर में वो इवेंट हो रहा हो, यानी कि जिस भी शहर में मैच हो रहा हो वहां पर इतने होटल रूम्स खाली होने चाहिए। किसी भी स्टेडियम के पास, जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है उसके आसपास कम से कम 1450 से 1500 पैसेंजर प्रति घंटे की क्षमता वाला एयरपोर्ट होना चाहिए। ये सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना सभी देशों की बात नहीं है, लेकिन कतर ने ये मेजबानी ली और उसने इसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी तैयारी थी कतर ने जो की पिछले 10 सालों में, जब से 2010 में ये अनाउंसमेंट हुआ कि कतर मेजबानी करेगा, उसके बाद उसने बहुत ही प्रयासों के बाद इतने लंबे लंबे बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए, एयरपोर्ट्स वगैरह का निर्माण किया और सिटीज भी बनाई गई उसके द्वारा। कतर ने 14 मई 2010 को बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स जमा किए जिसके आधार पर 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी उसको सौंप दी गई। उसमें टोटल जो एस्टिमेट बताया था उसने कि लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन हम बाद में आपको बताएंगे कि एक्चुअल पैसा कितना खर्च हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च हुआ है। कतर ने अपनी औकात से बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, 220 बिलियन डॉलर। 220 बिलियन डॉलर अगर हम इसको लगभग रुपयों में बात करें तो 17.9 लाख करोड़ रुपए, जो कि लगभग 2018 में जितने पैसे रूस ने खर्चा किया था उससे 18 गुना ज्यादा है। 18 गुना ज्यादा। एक छोटे से देश कतर ने इतना ज्यादा पैसा आखिर खर्च क्यों किया, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा हम आंकड़े बता दें, जो रूस ने पैसे खर्च किए थे वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए थे। लगभग टोटल एग्जैक्ट अमाउंट 94.5 हजार करोड़, लगभग 1 लाख करोड़। उससे पहले ब्राजील ने 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। साउथ अफ्रीका ने लगभग 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे। जर्मनी ने 35 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरीके से उससे पहले भी जो भी कंट्रीज रही थी लगभग उन सभी ने इतना ही पैसा खर्च किया था। अगर हम इस पैसे की बात करें 17.9 लाख करोड़ रुपए, तो वो इंडिया की अगर टोटल टैक्स कलेक्शन जो होता है साल भर में उससे भी कहीं ज्यादा है। आप देखिए FY23 के लिए जो एस्टिमेटेड टैक्स कलेक्शन है वो 13.63 लाख करोड़ रुपए का है। तो इससे भी कहीं ज्यादा कतर ने पैसे खर्च कर दिए एक सिर्फ मेजबानी के लिए। किस चीज की? फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए। 12 सालों की लंबी तैयारी के बाद ये सफल आयोजन कर पाया है कतर। अगर हम बात करें इसकी तो टोटल पैसा खर्च जो 17.9 लाख करोड़ रुपए हुआ है वो एक जगह नहीं, काफी अलग अलग एरियाज में। इन्होंने 3.91 लाख करोड़ रुपए स्टेडियम्स बनाने में और पुराने स्टेडियम्स को रिनोवेट करने में खर्च किया। 7 नए स्टेडियम्स इनके द्वारा बनाए गए हैं फुटबॉल के और 4 पुराने स्टेडियम्स को रिनोवेट कर दिया गया है। कतर के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं अली बिन अहमद अल कुरी, इनके मुताबिक अगर हम बात करें तो प्रति इस पूरे काम को करने के लिए हर हफ्ते करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 400 करोड़ रुपए प्रति वीक के हिसाब से पैसे इन्होंने खर्च किए। इन्होंने 6.2 लाख
6.27 लाख करोड़ रुपए किस चीज में, सुविधाओं को डेवलपमेंट करने में। एक पूरी की पूरी सिटी, ग्रीनफील्ड सिटी, ग्रीन सिटी का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए इनके द्वारा खर्च किया गया। तो ये सब एस्टिमेट्स हैं जो कि पैसा कहां पर कितना खर्च हुआ। 12 सालों की लंबी तैयारी के बाद ये पूरा कार्यक्रम सफल आयोजन हो पाया। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड क्या है कि इस पूरी तैयारी में बहुत से लोगों की जान चली गई। क्योंकि देखिए क्या है, कतर का जो एरिया है वो रेगिस्तान वाला एरिया है, और रेगिस्तान वाले एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वहां पे अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 40 से 42 डिग्री, 41-42 डिग्री के टेम्परेचर पे वहां पे मजदूरों ने काम किया, और दिन में 15-15 घंटे उन्होंने काम किया विदाउट प्रॉपर सैलरी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि इस पूरे तैयारी में जो 70,000 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया था, उसमें बहुत से मजदूरों की डेथ हो गई है, बहुत से मजदूरों को जान गंवाना पड़ा है। अगर हम 2021 के एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात करें तो 10 सालों में 15,000 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। प्रवासी मजदूर मतलब जो बाहर से कतर में जाकर के काम कर रहे थे, भारत से जाकर के, नेपाल से जाकर के, बांग्लादेश से जाकर के, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज से मजदूर जाकर के वहां पे काम कर रहे थे। तो 15,000 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट के बाद काफी ज्यादा कतर की किरकिरी भी हुई थी कि इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उसके द्वारा किया जा रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2711 लोगों की मौत और नेपाल के 1641 मजदूरों की मौत हुई इस पूरे के पूरे इवेंट में। मतलब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो काम कराया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ कतर में, उन सभी कार्यों में इतने मजदूरों की डेथ हुई। चूंकि बहुत ही ज्यादा प्रेशर में, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में काम कराया गया लोगों के से, मजदूरों से, इसलिए उनकी मौत हो गई। चूंकि कतर ने ऑफिशियली इतना बड़ा नंबर नहीं बताया है, लेकिन कतर के सरकार के मुताबिक जो डेथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 37 लोगों की साइट पर डेथ हुई है, यानी कि काम करते हुए 37 लोगों की मात्र डेथ हुई है। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में भी ये नहीं बताया गया कि इस जगह पे काम करते हुए मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन लगभग ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है, या फिर क्योंकि इसी इवेंट को लेकर के बहुत ज्यादा वर्कर्स गए हुए थे वहां पे काम करने के लिए, इसलिए बताया जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इतने ज्यादा मजदूरों की डेथ हुई। एक सवाल यह भी उठता होगा कि आखिरकार कतर जैसा छोटा देश इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहा है। इतना ज्यादा पैसा खर्च करके उसने मेजबानी ली, कार्यक्रम को सफल तो बनाया, लेकिन उसको इससे मिला क्या। आखिर उसको इस बात से, इस कार्यक्रम को होस्ट करके इतना ज्यादा पैसा खर्च करके हासिल क्या हुआ। तो अब हम आपको बताते हैं कि इससे उसे हासिल क्या हुआ। देखिए सबसे पहली चीज जो उसके कतर ने अपने एस्टिमेट, यानी कि अपने आंकड़े जो बताए, और या फिर उनकी जो सोच है उसके हिसाब से उनके यहाँ पे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, स्टेडियम्स बनाए गए, एक पूरी की पूरी ग्रीन सिटी का निर्माण हुआ, 10 लाख से ज्यादा नौकरियों के डेवलपमेंट की बात की गई। तो इन सभी चीजों से लोगों को बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट, यानी कि समाज में उसका बहुत ही ज्यादा कद बढ़ जाएगा। एक छोटा सा देश इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन को सफल करके दिखा दिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड से बहुत से जो टूरिस्ट आए हुए थे उन सभी ने देखा कि यह कार्यक्रम कितना सफल एक छोटे से कंट्री ने किया। तो आने वाले समय में क्या होगा कि टूरिस्ट जो होंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आएंगे, और इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चूंकि कतर चाहता है कि उसकी इकोनॉमी में 3 से 4% ग्रोथ टूरिस्ट के थ्रू हो जाए 2030 तक, इसलिए वो इतना ज्यादा पैसा खर्च किया। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे काम किया। इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे कैसे, जो भी स्टेडियम्स इसके द्वारा निर्माण किए गए कतर के द्वारा, वो सभी स्टेडियम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाए गए हैं। इसलिए एक पूरी की पूरी जो ग्रीन सिटी बनाई गई है वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही है। तो कतर को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में उसके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, टूरिस्ट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे, और जो यूरोपियन यूनियन या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड रसिया का एक विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अपने गैस की सप्लाई के लिए, सीएनजी हो, एलएनजी हो, या फिर जो भी गैसेस हैं उनकी सप्लाई के लिए यूरोपियन वर्ल्ड का एक मार्केट मिलने की संभावना है। हालांकि इतने ज़्यादा लोगों की मौत जो हुई है, इस मजदूरों की जो मौत हुई है, वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी वजह से इसे थोड़ा सा एक
निगेटिव वे में भी इस फीफा को थोड़ा सा देखा गया, क्योंकि कतर ने बहुत ही ज्यादा खेल खेला है इस पूरे फीफा 2022 को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसने बहुत से करप्शंस, जिसमें कि बहुत से यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, ईयू के पार्लियामेंट मेंबर्स जो हैं वो भी शामिल थे, बहुत से और भी लोग अधिकारी शामिल थे जिनको इसने पैसा खिलाया और फिर इस फीफा 2022 की मेजबानी हासिल की। तो ये थी पूरी खबर जो कि हम आपके लिए लेकर के आए थे फीफा 2022 से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि फीफा के बारे में उन्हें जो डार्क साइड है और जो ब्राइट साइड है दोनों के बारे में उन्हें पता चल सके। थैंक यू सो मच।